नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने गुरुवार को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हैरानी की बात यह है कि उसने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं दिया है। उत्पल पर्रिकर पणजी सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्पल पर्रिकर को पार्टी में आने और चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो मनोहर पर्रिकर का बेहद सम्मान करते हैं और गोवा के लोग इस बात से दुखी हैं कि बीजेपी ने यूज एंड थ्रो की नीति अपना रखी है। यहाँ तक कि पर्रिकर परिवार के मामले में भी उसने ऐसा ही किया है। मनोहर पर्रिकर 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे और देश के रक्षा मंत्री थे। पर्रिकर 25 साल तक पणजी सीट से निर्वाचित होते रहे थे। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पुरानी सीट खटीमा से और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी अपनी पुरानी सीट हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली में पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से, बंशीधर भगत कालाढूंगी से, गणेश जोशी मसूरी से, रेखा आर्य सोमेश्वर से और डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश से विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल मैदान में होंगे। ब्रह्म कुमारी संस्था के आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इससे हम ये भी कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, ऐसा समाज जहां समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। उन्होंने कहा कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो यह हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रह्म कुमारी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है और इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से कार्यक्रम में जो संदेश दिया जाएगा वो कोने कोने तक पहुंचेगा। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव मजबूत हो, इसकी जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है, उनसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सब की इच्छा है। गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर शांति और विकास होगा। इस दौरान मोदी उनकी बातों को सुन रहे थे। यूपी के खतौली में एक बीजेपी विधायक को गांव वालों ने खदेड़ दिया। इसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी कल बुधवार को एक गांव में बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें नाराज लोगों का सामना करना पड़ा। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गांव के लोग सैनी का उनकी कार तक पीछा करते हैं और वो सैनी की गाड़ी में बैठने तक चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों को बीजेपी विधायक के खिलाफ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। कई लोगों द्वारा नाराजगी को विवादास्पद कृषि कानूनों से जोड़ा गया है, जिन्हें सरकार ने साल भर के किसान विरोध के बाद निरस्त कर दिया था। वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी विधायक सैनी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन गांव वाले उनको इलाका छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। बता दें, विक्रम सैनी भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। 2019 में उन्होंने भारत में असुरक्षित महसूस करने वालों को बम करने की धमकी दी थी। उससे 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र। अदालत ने मेडिकल परीक्षा नीट में अपने 27% ओबीसी आरक्षण को आज फिर से सही ठहराया है। यह आदेश राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आया। कोर्ट ने 7 जनवरी को एक छोटे से आदेश के जरिए मेडिकल सीटों पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था। हालांकि उसने इसके लिए विस्तृत कारण नहीं बताए थे, लेकिन उसने आज के आदेश से सारी बातें साफ की हैं। मेडिकल परीक्षा में आरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। अदालत ने कहा कि मेरिट को एक खुली प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मौजूदा दक्षताओं का मूल्यांकन प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन वे किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमता और संभावनाओं को नहीं दिखाते हैं, जो व्यक्ति के अनुभवों, व्यक्तिगत चरित्र आदि से प्रभावित होते हैं।
परीक्षाओं में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ भी प्रतिबिंबित नहीं होते हैं जो कुछ वर्गों को मिले हुए हैं और इन परीक्षाओं में उनकी सफलता में योगदान देते हैं। बता दें, विशेष पाठ्यक्रमों में आरक्षण का आमतौर पर विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसे पाठ्यक्रमों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण देने से मेरिट प्रभावित होती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की चेहरा प्रियंका मौर्य आज बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक और मुलायम सिंह के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले अपर्णा यादव भी बीजेपी में जा चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसके जवाब में उनको शुभकामनाएं दी थीं और बीजेपी का धन्यवाद किया था। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी का धन्यवाद है कि वो उनको टिकट दे रहे हैं जिनको हम भी नहीं दे पा रहे। साथ ही ये भी कहा कि नेताजी ने उनको समझाने की कोशिश की थी। वहीं प्रियंका मौर्य को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने टिकट वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 घंटे में परिवार के दूसरे सदस्य के बीजेपी में जाने पर कहा है कि सपा का बोझ कम करने के लिए बीजेपी को धन्यवाद। यादव ने आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बीजेपी को खुश होना चाहिए, वे हम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। कम से कम वे हमारे परिवार में परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अखिलेश समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता के दल बदल के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। चंद्रशेखर एक बार पहले भी कह चुके हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनको उन्हीं की सीट से चुनौती देंगे। अब जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान कर दिया है तो चंद्रशेखर की पार्टी ने भी औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया। बता दें, चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने के बाद चुनाव में अकेले दम पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कुछ सीटों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 41 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 16 महिलाएं हैं। पहली सूची में कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों के नाम तय किए थे और इसमें 40% महिलाएं और 40% युवा थे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा की थी कि पार्टी उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देगी। पार्टी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है, जो काफी चर्चित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने ट्वीट कर दावा किया है कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के एक 17 साल के युवक का अपहरण कर लिया है। ट्वीट में तापिर गाव ने लिखा है कि पीएलए ने जीटो गांव के 17 साल के मिरम तारोन का अपहरण किया। उनके मुताबिक अपहरण मंगलवार 18 जनवरी को किया गया। तापिर गाव ने बताया है कि यह अपहरण लुंगता जोर एरिया में किया गया है, जो भारत का इलाका है। यह अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के स्युंगला क्षेत्र के तहत आता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि लड़के के कुछ दोस्त बच निकलने में कामयाब रहे और उन्होंने ही अधिकारियों को घटना की जानकारी थी। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने भारत सरकार की तमाम एजेंसियों से अपील की है कि वो युवक को छुड़ाने के लिए कदम उठाएं। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय युवक के चीनी सेना द्वारा अपहरण के दावे पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। जिस महाराष्ट्र में हर रोज 40,000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, वहां अब स्कूल को खोलने की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इसके साथ ही स्कूलों में सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कहा जा रहा है कि राज्य में अब कोरोना संक्रमण की लहर स्थिर हो गई है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि अगले सप्ताह से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। सभी स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल लागू हों। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी से हम कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कक्षा 1 से 12वीं के स्कूलों को फिर से खोलेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।